नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ में आपका दोस्त जितेंद्र। प्रारंभ करेंगे आज के कार्यक्रम को, लेकिन पहले मुख्य समाचार। बंगाल में मिली सुरंग, गवर्नर बोले बॉर्डर के पास टनल मिलना नेशनल सिक्योरिटी के लिए चिंता का विषय, के लिए बड़ा खतरा। जिन्होंने बनाई नरेंद्र मोदी सरकार, उन्हें केंद्रीय बजट में क्या मिला, जानिए। पहले राहुल गांधी ने आम बजट को बताया कुर्सी बचाओ बजट। जहर दो या परिणाम, धरने पर निकला सांप, युवा बोले हमें तो सरकार ने काटा है। 4 दिन से कर रहे प्रोटेस्ट। हिमाचल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 3 जिलों के लिए बाढ़ का जोखिम। गैंगस्टर के साथ भागी आईएएस की पत्नी महीनों बाद लौटी घर, फिर कर ली खुदकुशी। नए यमुना पुल को 40.74 करोड़ की लागत से संवारेगा एनएचएआई, 2 माह में पूरा होगा काम। सपर सेब को मिला इस सीजन में अब तक का सबसे अधिक दाम, हजारों में बिकी पेटी। दोबारा नहीं होगी नीट यूजी परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, खामी के पर्याप्त सबूत नहीं। विदेशी निवेश आएगा, अगर ये फंडिंग और एफडीआई के साथ मिल जाएंगी तो भारत की स्पेस इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा माइलेज मिलेगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले में एक घर में पुलिस को एक सुरंग मिली है। यह सुरंग बांग्लादेश की बॉर्डर के करीब है। इसे लेकर गवर्नर आनंद बोस ने ममता सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठाए। गवर्नर ने कहा कि बॉर्डर के पास घर में सुरंग निकलना देश के लिए बड़ा खतरा है। ममता बनर्जी सरकार को सबूत और निष्पक्ष कानून व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है। असल में 15 जुलाई को पुलिस ने सद्दाम नाम के शख्स के घर में छापा मारा था। सद्दाम नकली सोने की मूर्ति का डीलर था। उसके घर से मिली 40 मीटर लंबी सुरंग नहर की ओर निकलती है। इस नहर से नाव के सहारे मतला नदी तक पहुंचा जा सकता है, जहां से बांग्लादेश सीमा को पार किया जा सकता है। पुलिस का मानना है कि सद्दाम ने सुरंग का इस्तेमाल छापेमारी के दौरान भागने के लिए भी किया था। पुलिस को सोशल मीडिया पर नकली सोने की मूर्तियों की जुड़ी धोखाधड़ी और खरीदी गई वस्तुओं की डिलीवरी ना होने की कई शिकायतें मिली थी। इस पर पुलिस ने छापेमारी करने के लिए जब पहुंची तो पुलिस को सद्दाम समर्थकों से पत्थरबाजी और विरोध का सामना भी करना पड़ा, जिसके बाद पुलिस लौट आई और उसी दिन शाम को फिर छापेमारी कर सुरंग का पता लगाया। अगली खबर, संसद भवन में सुबह बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ की वित्तीय सहायता दी जाएगी। केंद्र की ओर से भले ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न मिला हो, पर सरकार ने बजट में उसे कई तोहफे दिए हैं। बजट में सरकार में 4 नए एक्सप्रेस भी बनाने का प्रस्ताव भी है। निर्मला सीतारमण बोली, बिहार को सड़क प्रोजेक्ट के लिए 26,000 करोड़ का पैकेज मिलेगा, जबकि 21,000 करोड़ के पावर प्लांट का भी हुआ ऐलान। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने खुद के दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई। वह सबसे बड़ी पार्टी होकर भी 240 सीटों पर सिमट गई। सरकार बनाने को कम से कम क्योंकि 272 सीटों का आंकड़ा चाहिए था, जिसमें बीजेपी अपने दम पर चूक रही थी। इस स्थिति को टीडीपी और जेडीयू जैसी पार्टियां उसके लिए संकट मोचक बनी। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को आम चुनाव में 16 सीटें हासिल हुई, जबकि बिहार के नीतीश कुमार के जेडी को 7वें नंबर की पार्टी बनकर 12 सीटें मिली। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट था, जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार 7वां बजट रहा। वह ऐसा करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बन गई हैं। अगली खबर, निर्मला सीतारमण ने 7वीं बार संसद में बजट पेश करके पूर्व पीएम मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 1959 से 1964 के बीच 5 पूर्ण बजट समेत एक अंतरिम बजट पेश किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को देश का आम बजट पेश किया। आम लोगों के लिहाज से बात करें तो बजट में न्यू टैक्स रजीम चुनने वालों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये से बढ़कर 75,000 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा बजट में दवाओं और मेडिकल उपकरणों पर कस्टमर ड्यूटी घटाने का ऐलान किया गया है। इससे कैंसर संबंधी कुछ दवाओं की कीमतों में कमी आएगी। इस बजट में फ़ोन और चार्जर की कस्टम ड्यूटी 15% घटाने की घोषणा की गई है। इससे फ़ोन सस्ते होंगे। निर्मला सीतारमण ने सोने और चांदी पर भी 6% कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान किया है। बजट में 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क में फ्री छूट की घोषणा हुई। आम बजट में कुछ खास तरह से टेलीकॉम उपकरणों की कस्टम ड्यूटी 10 से बढ़ाकर 15% हो गई, यानी अब ये उपकरण महंगे हो जाएंगे। वहीं विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि यह बजट सहयोगी दलों से के तुष्टिकरण का बजट है। उनका आरोप है कि बजट में दूसरे राज्यों की शर्त पर सहयोगी दलों को खोखले वादे दिए गए। कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए इस बजट के पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाला बजट बताया। राहुल गांधी ने किसी बड़े कारोबारी का सीधा नाम लिए बगैर इससे एए को फायदा होगा, जबकि आम लोगों के लिए बजट में कोई राहत नहीं है। राहुल गांधी ने बजट में कई प्रावधानों को कांग्रेस सरकार ने घोषणा पत्र और पुराने बजट की नकल बताया।
अगली खबर, हिमाचल प्रदेश में 1 लाख नौकरियां देने की घोषणा करने वाली सरकार अब तक जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का रिजल्ट नहीं निकाल पाई है। इस एग्ज़ाम के अभ्यर्थी क्रमिक अनशन पर बैठे हैं और ये अभ्यर्थी अब हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। 4 दिन से सभी युवा यहाँ पर तंबू गाड़ कर बैठे हैं। राज्य चयन आयोग हमीरपुर के बाहर क्रमिक अनशन पर बैठे JOAIT के अभ्यर्थियों ने कहा है कि या तो उन्हें जहर दे दो या फिर परिणाम निकाला जाए। जिला सोलन के तरुण ने बताया कि हम शुक्रवार से यहाँ बैठे हैं, ना ही सरकार ने कोई बातचीत की है, ना ही कोई अधिकारी कोई अफसर यहाँ पर आया है। वोट मांगने के लिए नेता घर आ जाते हैं, लेकिन जब ऐसी परिस्थितियों में लोग और युवा गुजरते हैं तो कोई हमसे बातचीत नहीं करने आ रहा है। यहाँ पर बारिश भी हो रही है, कहीं धूप पड़ रही है। अभी 2 दिन पहले तो यहाँ सांप भी निकला था, उसने हमें काटा नहीं क्योंकि हमें तो सरकार की नीतियों ने काटा है। पहले सरकार ने 28 जून को रिजल्ट आने की बात कही, फिर 5 और 17 जुलाई को रिजल्ट आने की बात कही। अगली खबर, हिमाचल प्रदेश के कई भागों में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी शिमला में मौसम खराब बना हुआ है। सुबह से शहर के आसपास भागों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई भागों में 24 से 27 जुलाई तक भारी बारिश का येलो अलर्ट है। 29 जुलाई तक प्रदेश में बारिश का दौर रहने का पूर्वानुमान है। उधर बीती रात कांगड़ा 151.8, धर्मशाला 136.6, पालमपुर 112.4, नगरोटा सूर्य 99.6, धौलाकुआं 82.5, जोगिंद्रनगर 52, गुलेर 46.4, सुंदरनगर 44.7, गबरूर 35.2, काहू 33.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं अगले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, सिरमौर और शिमला सहित कुछ जिलों में जलग्रहण क्षेत्रों के आसपास हल्के से मध्यम बाढ़ के जोखिम होने की संभावना है। बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन में 1-2 स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। उधर ऊना में फसलें सूखने की कगार पर हैं क्योंकि ऊना अभी बारिश से अछूता है। अगली खबर, गुजरात में एक वरिष्ठ अधिकारी IAS की पत्नी की सुसाइड की मौत के बाद मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। खासकर प्रशासनिक अधिकारियों के बीच यह घटना सुर्खियों के लिए इसलिए है कि वह 9 महीने से एक गैंगस्टर के साथ फरार हो गई। चौंकाने वाली बात यह है कि IAS की पत्नी ने घर वापस आते ही खुदकुशी कर ली। हालांकि उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन जहां उसकी मौत हो गई। बता दें, IAS की पत्नी 9 महीने पहले एक गैंगस्टर के साथ भाग गई थी। शनिवार को 45 वर्षीय महिला सूर्या गुजरात में अपने IAS पत्नी के घर लौटी, जहां उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। यह घटना गांधीनगर के सेक्टर 19 की है। सूत्रों के मुताबिक मदुरै में 14 वर्षीय लड़के के अपहरण के मामले में तमिलनाडु पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए महिला सूर्या अपने IAS पति के घर वापस आई थी। इस मामले में IAS रंजीत कुमार के अधिवक्ता हितेश गुप्ता का कहना है कि दंपति 2023 में अलग हो गए थे और तलाक की ओर बढ़ रहे थे। तभी मदुरै पुलिस ने सूर्य सहित इस घटना में शामिल लोगों की तलाश में जुटी। इसी बीच खबर यह भी है कि IAS पति ने महिला सूर्य का शव लेने से इनकार कर दिया है। अगली खबर, महाकुंभ से पहले भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा यमुना पुल की मरम्मत की जाएगी। नवीनीकरण पर 40.74 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च होगी। इसके लिए NHAI के परियोजना प्रबंधक ने 8 जुलाई को कार्य योजना बनाकर केंद्रीय मुख्यालय नई दिल्ली को भेज दिया है। 2 माह के बाद पुल के नवीनीकरण का काम शुरू हो जाएगा। दिसंबर से पहले पुल की वायरिंग, एक्सपेंशन, ज्वाइंटर, सड़क और रैली का काम ठीक कर दिया जाएगा। पुल का काम करने वाली कंपनी को 3 वर्ष का मेंटेनेंस की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। प्रयागराज के मिर्ज़ापुर मध्य प्रदेश और चित्रकूट को जोड़ने के लिए यमुना पर बना पुल 1200 मीटर लंबा है। पुल पर प्रतिदिन 60 से 70 हज़ार छोटे से बड़े वाहन आवागमन करते हैं। महाकुंभ के दौरान इस पुल का उपयोग व्यापक पैमाने पर होगा, जिसे ध्यान में रखते हुए इस नवीनीकरण के लिए योजना बनाई गई है। विदेशी तकनीक से बने इस पुल की रिपेयरिंग भी 3 माह में की जाएगी। अगली खबर, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की भुट्टा कुफर फल मंडी में मंगलवार को सपर किस्म की सेब की 20 किलो पेटी को 5100 रुपये दाम मिले। जैक्टी फार्म नंबर 32 पर कोटखाई के डांडवी के बागवान उज्जवल चौहान सपर सेब की खेप लेकर पहुंचे थे। इस सेब सीजन का अभी तक यह सबसे अधिक दाम है। फसल को अच्छा दाम मिलने से बागवान खुश हैं। फार्म के संचालक सनी ने बताया कि कोटखाई से बेहतर गुणवत्ता वाले सेब की खेप पहुंचना शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में बागवानों को फसल के और बेहतर दाम मिलने की उम्मीद है। ऊपरी क्षेत्रों में सेब की पैदावार अच्छी है, जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश की कमी की वजह से फसल को नुकसान पहुंचा है। अगली खबर, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण स्वदेशी स्पेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए अपने बजट में 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उन्होंने बताया कि भारतीय स्पेस इकोनॉमी अगले 1 दशक में 5 गुना ज़्यादा हो जाएगी। यह एक वेंचर कैपिटल फंड है जिसके जरिए स्पेस इंडस्ट्री में निवेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ने यह नहीं बताया कि कैसे और किस तरीके से निवेश होगा, लेकिन इस खबर से निजी स्पेस इंडस्ट्री में खुशी की लहर दौड़ गई है। स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल के सह संस्थापक
श्रीनाथ रविचंद्रन ने कहा है कि यह शानदार खबर है। इससे निजी स्पेस कंपनी को आगे बढ़ने के लिए मदद मिलेगी, साथ ही नए खिलाड़ी मैदान में आएंगे। अग्निकुल ने इसरो के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर में अपना लॉन्च पैड बनाया है। गोयनका ने कहा कि इस फंड से निजी स्पेस कंपनियों को और स्टार्टअप करने के लिए काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। दुनिया भर के अंतरिक्ष मार्केट जहां भारत में निवेश करेंगे, विदेशी निवेश आएगा। अगर यह फंडिंग और एफडीआई के साथ मिल जाएगी तो भारत की स्पेस इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा माइलेज मिलेगा। अगली खबर, नीट पर सुप्रीम का फैसला आया है। सीजीआई की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि दोबारा परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है कि परीक्षा की पवित्रता का उल्लंघन किया गया है। चीफ जस्टिस की बेंच ने फैसला सुरक्षित करते हुए कहा कि इन मामलों में इस न्यायालय के समक्ष उठाया जा रहा है और यह मुख्य मुद्दा इस आधार पर पुनः परीक्षण आयोजित करवाने के लिए निर्देश जारी किए गए कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है और परीक्षा के संचालन की प्रणालीगत खामियां थी। नीट यूजी परीक्षा 571 शहरों के 4750 केंद्रों के अलावा 14 विदेशी शहरों में आयोजित की। सीजीआई के आदेश की शुरुआत के मामले में तथ्यों और दोनों पक्षों की व्यापक दलीलें दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि 1,08,000 सीटों के लिए 24 लाख छात्र प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। अदालत को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि 50% कट ऑफ का प्रतिशत दर्शाता है कि परीक्षा में 180 प्रश्न होते हैं, जिसके कुल 720 अंक होते हैं। गलत उत्तर के लिए एक नकारात्मक अंक होता है, लेकिन परीक्षा की पवित्रता भंग होने के पर्याप्त सबूत अभी तक नहीं मिले हैं। तो बंधुओं, ये थे आज के कुछ अहम समाचार जो हमने आपके साथ साझा की। खबरें पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। जो दोस्त हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वे हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो भी करें। इन शब्दों के साथ अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे अखंड भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।